चलिए छत्तीसगढ़ के बजट पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा। प्रकाश पुंज पांडे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। भगवानु नायक हैं, प्रवक्ता हैं JCCJ के। प्रवीण साहू हैं, प्रवक्ता हैं भाजपा के। रवि गोलानी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत BSTV पर। जिस तरह से बजट को लेकर सुबह से ही जनता को काफ़ी उम्मीदें हैं। सबसे पहले प्रवीण जी, मैं आप ही के पास आऊँगा। सरकार आपकी है, जनता को ढेर सारी उम्मीदें इस बजट से है। विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ के सपने को साकार करने के लिए ये बजट किस तरह से माइलस्टोन का काम करेगा, पहला सवाल। दूसरी बात ये भी कि जनता को जो उम्मीदें हैं, तो भरोसे की कसौटी पर यह बजट कितना खरा उतरेगा? क्या कुछ इस बजट में खास होने वाला है? देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। आप सभी को नमस्कार और प्रणाम, जनता को नमस्कार। देखिए, आपने जो विषय कहा, देखिए वर्तमान में हमारा प्रदेश अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है और निश्चित रूप से यह बजट अभूतपूर्व होने वाला है। जिस प्रकार अगर हम बात करें, आर्थिक सर्वेक्षण एक वित्तीय वर्ष में किसी भी सरकार द्वारा किए गए कार्यों का समीक्षा होता है वित्तीय रूप से। तो अगर हम बात करें, राष्ट्रीय औसत की विकास दर है 6.5%। उससे अतिरिक्त यदि 7.5% की रफ्तार से यदि ये प्रदेश आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से प्रमाणित होता है कि वर्तमान में यह सरकार बहुत ही अच्छे हाथों पर है और वित्तीय प्रबंधन बहुत ही सुचारू रूप से हो रहा है। अगर हम बात करें, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे वो सेवा का क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है और सभी वर्ग, चाहे वो गरीब हो, युवा हो, अन्नदाता हो या नारी, प्रत्येक क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो रहा है। और तो और मैं कह सकता हूं कि जो हमारी जो परिकल्पना है अंत्योदय की, जिसको हम कहते हैं कि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की हम जो विकास की हम बात करते हैं, वो निश्चित रूप से साकार और मूर्त रूप ले रही है। तो निश्चित रूप से वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से जो OP चौधरी जी का बजट पिछले बार भी था और अभी भी जो होगा, ये इस प्रदेश के विकास के में एक माइलस्टोन साबित होगा। बिल्कुल, तो माइलस्टोन साबित होगा ये बजट। रवि जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, हमने बीते दिनों ही देखा कि कांग्रेस ने जो अनुपूरक बजट हुआ उस पर सवाल उठाए। अब जिस तरह से कांग्रेस बजट को लेकर सवाल उठा रही है, बजट का आकार लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जनता की जो उम्मीदें हैं, सरकार पूरा करने का काम कर रही है। चाहे वो घोषणा पत्र के वादे हों, संकल्प पत्र के वादे हों, धरातल पर उतारने का काम हो रहा है। तो आप इस बजट को किस तरह से देख रहे हैं? क्या उम्मीदें हैं कांग्रेस की, जनता की? देखिए, उम्मीदें बहुत होती है और उम्मीदें रहनी भी चाहिए, लेकिन बात यह आ रही है कि उम्मीदें पूरी कितनी होंगी जी। बड़ा हो जाने से कुछ नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी का ये बजट जो है बड़ा करते जा रहे हैं। तो कबीर दास जी का वो दोहा है कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़ा होने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है। बात यहाँ पे ये डिपेंड करेगी कि क्या इस बजट को मैनेज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा प्रबंधन करने जा रही है कि कर्जा ना ले, क्योंकि इन्होंने शुरू से कहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो कर्ज ले रही है, वित्तीय प्रबंधन खराब है। लेकिन पिछले वर्ष अगर आप देखेंगे तो 22,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने लिया। ये हमें कह रहे थे कि हमने 5 वर्षों में 50,000 करोड़ का कर्जा लिया है, लेकिन एक ही वर्ष में इन्होंने 22,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा ले लिया है। तो बढ़ा देने से कुछ नहीं हो जाता। ये भी डिपेंड करेगा कि आखिर उसको मैनेज कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से उसका बोझ जो है वो कम से कम प्रति व्यक्ति आ रहा है। तो ये सारी चीजें देखने की रहेंगी। और दूसरा सबसे बड़ी चीज देखने को ये रहेगी कि किसान के लिए इस बजट में क्या आने वाला है। महतारी वंदन की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने कहा था कि हर महिला को देंगे, लेकिन बाद में उसमें पात्रताएं लगा दी। तो क्या इस बार वो पात्रताएं जो बाद में इन्होंने ही लगाई थी, क्या उसको तोड़ने का कुछ काम करने वाले हैं, ये देखने के लिए रहेगा। तीसरा देखने के लिए जो सबसे बड़ी बात रहेगी सोनू जी, वो ये है कि अगर आप कल की भी अगर इनकी बैठक देखें और पूर्व की भी बैठकें अगर देखें, तो इनका एक सॉफ्ट कॉर्नर शराब लॉबी के प्रति रहा है। वो आप देखिए कि अगर उसके दरों को कम करने की बात हो, या AC अहाते खोलने की बात हो, या रेस्टोरेंट्स को सबको लाइसेंसेस देने की बात हो, हर तरीके से इनकी जो भी पॉलिसी चलती रही है 1 वर्षों में, वो नियर टू लिकर चलती रही है। तो ये भी देखने के लिए रहेगा कि इस बार इन लोग शराबियों के लिए क्या करने वाले हैं, या इन लोग जो शराब
सब लॉबी चला रहे हैं उनके लिए क्या करने वाले हैं, ये सारी चीजें इस वाले बजट में देखने के लिए रहेंगी। जी बिल्कुल। तो बजट में जो उम्मीदें हैं वो देखने वाली बात होगी कि कितनी पूरी होगी। नायक साहब, आपके कार्यकर्ताओं को काफी उम्मीदें हैं। जब कार्यकर्ताओं से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि महंगाई कम होना चाहिए, रोजगार को लेकर सरकार को कुछ प्रबंधन करना चाहिए। जो वित्तीय प्रबंधन सरकार का गड़बड़ा रहा है उस पर भी सवाल उठा रही है आपकी पार्टी। देखिए, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का ये 24वां बजट है और बजट की राशि भी अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत बड़ी राशि 1,60,000 करोड़, जो कभी जब तत्कालीन अजीत जोगी जी की पहली सरकार थी, ओपी रामचंद्र सिंहदेव जी ने जब वित्त मंत्री पहले जो उन्होंने प्रस्तुत किया था, लगभग 7 करोड़ का था। ये बजट बढ़ गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप देखेंगे पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक है। यहाँ तो ये भी कहा जा रहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, तो स्वाभाविक रूप से जो छत्तीसगढ़ की जो जनता है एक उम्मीद करेगी। यहाँ पर आज देखेंगे हम युवा छत्तीसगढ़, 25 वर्ष का ये छत्तीसगढ़ है। बहुत उम्मीदें और बहुत आकांक्षाएं हैं इस सरकार से, क्योंकि पूरी सरकार देखेंगे कि नीचे से लेकर ऊपर तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मुझे आज भी एक बात याद आती है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की जो आत्मा गांव में बसती है, तो हम ग्रामीणों के लिए क्या काम कर रहे हैं। अभी हाल में ये मैंने एक दैनिक समाचार पत्र पढ़ा, यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर मैनपुर ब्लॉक जो गरियाबंद के अंदर आता है, वहाँ एक गांव है, केसरसील गांव नाम का है। वहां पर एक कुआं, वो कुआं का पानी भी सूख गया। वहां लगभग 2 किलोमीटर चल करके उनको पहाड़ी के नीचे जाना पड़ता है। वहां ना बिजली है ना सड़क है, वहां से पानी लेकर के आते हैं। तो मेरे भाई हमारे युवा भाजपा के प्रवक्ता भी अंत्योदय की बात कर रहे थे, तो मैं उम्मीद करूंगा इनकी पार्टी से कि गांव के जो अंतिम छोर में रहने वाले जो व्यक्ति है, जो वनांचल में रहने वाले हैं, आजादी के अगर बाद 70 साल के बाद भी अगर उनको बिजली, पानी, सड़क अगर की सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो हम कैसे विकसित भारत और कैसे विकसित छत्तीसगढ़ हम बनाएंगे। और छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे युवा बेरोजगारी, जो पंजीकृत जो युवा है लगभग 28 से 29 लाख है, उस पर इनकी सरकार क्या करने वाली है। महतारी वंजन योजना की बात कर रहे हैं। हम पड़ोसी राज्यों में देखें, यहाँ तो 1,000 दे रहे हैं, वहाँ आप देखेंगे कहीं 2,500 दे रहे हैं, कहीं 3,000 रुपए दे रहे हैं। और महिला सशक्तिकरण को हम कैसे आगे बढ़ाएं, उनकी सुरक्षा के ऊपर में हम क्या काम करने वाले हैं, उनके लिए क्या नई योजना बनाने वाले हैं। स्वास्थ्य की सुविधाएं देखें, एक एम्स अस्पताल है निश्चित रूप से, लेकिन वहां भी कई अव्यवस्थाएं हमको देखने को मिलती है। जो गरीब है वो कहीं ना कहीं अपने उचित इलाज नहीं करवा पाते हैं। तो स्वास्थ्य के संबंध में, कृषि के संबंध में, ये माननीय प्रधानमंत्री जी जो 4 जाति जो कहते हैं कि युवा, गरीब, किसान, जो महिलाएं हैं, उनके लिए इनकी क्या योजना है ये देखनी होगी। निश्चित रूप से ओपी चौधरी जी कलेक्टर रहे हैं, काफी अनुभवी है और अभी वो वित्त मंत्री के पद पर। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ को ये जो इनका बजट है एक नया आयाम देगा और कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ की जो आकांक्षाएं वो पूरी होगी। बिल्कुल। तो डेवलपमेंट ऑफ डायमेंशन को लेकर जिस तरह से ये बजट सरकार ला रही है, प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, छत्तीसगढ़ के 25 साल हो गए हैं, आपने छत्तीसगढ़ की राजनीति को समझा, वित्तीय प्रबंधन को देखा समझा, चाहे 2001 से लेकर जो बजट का आकार शुरू हुआ 7,000 करोड़ से लेकर अब जो सरकार दावा कर रही है कि जो हम बजट ला रहे हैं 1,60,000 करोड़ से ज़्यादा का, विकसित छत्तीसगढ़ के सपने को पूरा करेगा, विकसित भारत के विजन को पूरा करेगा। तो आप किस तरह से देख रहे हैं, आपकी क्या उम्मीदें हैं बजट को लेकर, क्योंकि सवाल लगातार उठ रहे हैं महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, वित्तीय प्रबंधन को लेकर, कर्ज को लेकर भी। कि छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश है जहाँ की बहुत से हिस्से अभी भी अनछुए हैं, मतलब यहाँ की संभावनाएं अपार है। अब इन संभावनाओं से अगर आपको लाभ उठाना है तो आपको यहाँ की जनता को सुदृढ़ और आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। आज सबसे जरूरी है यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य का क्षेत्र को डेवलप करना। और बहुत से इलाकों में, जैसे अभी भगवानू नायक जी कह रहे थे कि बहुत से वनांचल क्षेत्र में आज भी दूषित पानी के कारण बहुत सी किडनी से रिलेटेड बीमारियां हो रही हैं। सुपे बड़ा उसमें सबसे बड़ा एक उदाहरण है, जहां उसके कारण आसपास के गांव भी प्रभावित है। तो क्या ऐसे सेक्टर के लिए कोई बजट में प्रावधान होगा? और चूंकि 24 साल का छत्तीसगढ़ हो गया है और अब तक का ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा बजट होगा, और सबसे बड़ा बजट लगभग
छत्तीसगढ़ बनने के बाद 40 गुना के आसपास का ज्यादा बजट की संभावना है। तो जितना बड़ा बजट है उतना ही ज्यादा लोगों को इससे आशा है। तो क्या सरकार जनता की आशाओं पे खरा उतरती है? पहला बात तो ये होगा जी। दूसरा बात ये होगा कि भाई आज युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था, गृहिणियों के लिए जो महंगाई सबसे बड़ी मार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि किचन का हमारी थाली का बजट बिगड़ जाता है, क्या उसके परिदृश्य में सरकार कोई कदम उठाने वाली है? रोजगार की बात करें तो रोजगार सरकार, देखिए सरकारी रोजगार से तो आप किसी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक लिमिटेड स्कोप रहता है उसमें। तो क्या प्राइवेट सेक्टर के लिए, चूंकि ओपी चौधरी एक युवा है और एडमिनिस्ट्रेशन का उन्हें बहुत अच्छे से नॉलेज है, तो ये एक उम्मीद ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अब यहाँ पे ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र में, राज्य में और शहर में, तीनों जगह भाजपा की सरकार है, तो आशा और बढ़ जाती है। बजट का जो साइज है बहुत जंबो साइज है, मतलब लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास का आशा है कि बजट का साइज हो। जिस प्रकार से हम बीएस टीवी में देख रहे थे कि हर साल बजट बढ़ रहा है, 3 गुना, मतलब 3000 करोड़ से ऊपर का एक रेशियो है जो इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इतने बड़े बजट में क्या स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को लेके कुछ संभावनाएं की प्लानिंग डिस्कस कर रहे हैं? डिस्कस करने के बाद, क्योंकि बहुत से आईएएस जो ओपी चौधरी के बैच के हैं, उनके साथ ये मंथन करके ये बजट बनाया गया है, ये भी एक देखने वाली बात है। तो आशाएं बहुत बढ़ रही हैं। टूरिज्म सेक्टर जो है, ये सरकार ने इसे इंडस्ट्री का एक रूप देने की डिक्लेयर किया है। तो क्या इस सेक्टर में कुछ करेगी? क्योंकि मैंने खुद इस सेक्टर में बहुत रिसर्च किया है। इतनी संभावनाएं हैं, इतना खूबसूरत है हमारा छत्तीसगढ़, जिसकी कोई सीमा नहीं। मतलब मैं बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के लोगों को ही अभी छत्तीसगढ़ के बहुत से सुंदर जो दूरस्थ क्षेत्र है उसका ज्ञान नहीं है। तो हमारे देश में अन्य पर्यटक वहां कैसे आएंगे? तो इसको लेके गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्योंकि इसको करने से, अगर इस पे ध्यान देगी तो रोजगार बढ़ेगा, सरकार के पास रेवेन्यू आएगा और छत्तीसगढ़ का एक रूप चेंज होगा। एक और है जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो एक रात बस्तर में गुजारा, तो बस्तर के उत्थान पे भी विशेष ध्यान होगा। तो मुझे लगता है कि इस बजट में बस्तर को लेकर भी बहुत सारी योजनाएं होंगी कि किस प्रकार से बस्तर का, हमारे जो आदिवासी भाई बहन है, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाए। क्योंकि आज का युवा है वो बीएस टीवी जैसे प्रबुद्ध चैनलों के माध्यम से, जो इंटरनेट के माध्यम से जो खबरें पहुंच रही हैं, उससे वो जागरूक हो रहा है। अब जागरूक हो रहा है तो वो भी चाहेगा कि आत्मनिर्भर बने, लेकिन एक बड़ी समस्या आ जाती है रोजगार के लिए पलायन। तो पलायन करने से गांव खाली हो रहे हैं और शहरों पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। तो ये बहुत सी बातें हैं जिनका मुझे ऐसा लगता है कि ओपी चौधरी जैसे नॉलेजेबल पर्सन, चूंकि वो एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं और अब मंत्री हैं, तो उन्होंने बहुत रिसर्च किया होगा। और चूंकि ट्रिपल इंजन की सरकार है, कहीं से उनको कोई दिक्कत नहीं है, केंद्र से भी सहायता मिल सकती है, राज्य उनके पास है, शहर में उनकी सरकार है। तो ये एक समझिए कि वन ऑफ द बेस्ट सिचुएशन है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए कि इस साल वो ऐसा कुछ कर दे कि जो भी समस्याएं हैं एजुकेशन, हेल्थ और इकोनॉमी से रिलेटेड, वो सॉल्व हो जाए। बिल्कुल प्रवीण जी, परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार है, जंबो साइज बजट है। जो सुझाव प्रकाश जी ने दिए हैं उनको आप किस तरह से देखते हैं प्रवीण जी? देखिए, जब 2004 से लेकर जब 14 तक देश में केंद्र में सत्ता कांग्रेस की सरकार थी और प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, यानी परिस्थितियां हमारे विपरीत थी विचारधारा के, तब भी जब हमने प्रदेश का विकास कर लिया, तो जब अब इस प्रदेश में अगर हम कहें तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो निश्चित रूप से प्रदेश का विकास अभूतपूर्व रूप से होगा। और देखिए, आपने जो विचारधारा की बात की कि किसका किसका, देखिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सभी के सुझाव को हमने प्राप्त किया है, सभी का विचारों को हमने स्वीकार करते हुए उस पर विचार मंथन किया है
और जो बजट आज प्रस्तुत होगा निश्चित रूप से इसमें सभी स्टेक होल्डर्स का सम्मान करते हुए सभी क्षेत्रों के लिए कुछ न कुछ होगा। जो निश्चित रूप से हमने जो 4 वर्ग बांटा गया है, चाहे वो गरीब हो, युवा हो, अन्नदाता हो और नारी हो, तो सभी वर्गों का समावेश का उनका करते हुए हम सभी क्षेत्रों के लिए हम काम करेंगे। इस प्रकार आदरणीय प्रकाश पुंज पांडे जी बहुत अच्छा विषय रख रहे थे कि बस्तर हो चाहे किसी भी दुर्गामी क्षेत्र में जो पर्यटन का विकास की हम बात करें, उत्थान की हम बात करें, तो पिछले बजट में भी देखेंगे तो हमने 5 शक्तिपीठ के विस्तार के लिए, उनका उन्नयन करने के लिए भी हमने प्रावधान किया था। अगर हम शिक्षा की हम बात करें तो नालंदा परिसर का एक्सटेंशन, साथ ही नए नालंदा परिसर का जो है कहें निश्चित रूप से विकास प्रत्येक क्षेत्र में हो रहा है। तो चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, प्रत्येक क्षेत्र में विकास का हम काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य की हम बात करें तो बेकहारा जो रायपुर का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां पर पिछले बार के बजट में 700 करोड़ का प्रावधान हुआ था, जिसके माध्यम से 700 नए बिस्तर के वहां पर एक्सटेंशन हो रहा था। तो वो कार्य भी प्रगति पर है। तो इस प्रकार चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, प्रत्येक क्षेत्र में ये विकास की गति निश्चित रूप से आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, तो प्रत्येक क्षेत्र में विकास की गति बढ़ रही है। रवि जी, कांग्रेस के शासन में जो सवाल उठाती है बीजेपी की जनता की जेब का बजट गड़बड़ा गया था। बीजेपी की सरकार आने के बाद पॉकेट फ्रेंडली बजट हमने बनाया, पब्लिक फ्रेंडली हमने बजट बनाया, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकार की योजनाएं पहुंचाई जा रही है, कैंप खोले जा रहे हैं, अनुकूल नीतियां बनाई जा रही है जिससे कि हर क्षेत्र का विकास हो सके, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो। छत्तीसगढ़ अब देश में एक नई दिशा पकड़ रहा है, नए तौर से उभर रहा है। देखिए सोनू जी, कहने और सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हर वर्ग के लिए विकास हो रहा है और हर क्षेत्र में फंड आ रहा है और काम हो रहा है, लेकिन क्या धरातल पर वाकई में ऐसा हो रहा है? या पिछले 1 वर्ष की अगर आप बात कहें तो इनके जो वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया था और जिस मद में जो राशि उन्होंने दी थी और जिस अनुरूप दी थी कि ऐसा खर्च होना चाहिए, क्या वाकई में वैसा हुआ है? एक एक करके मैं आता हूं बातों पे। पहले प्रवीण जी की बात पर आऊंगा कि 2004 से 14 का इन्होंने जिक्र किया कि उस समय विपरीत विचारधारा की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, और मैं नहीं समझता कि पूरे देश में कोई भी व्यक्ति होगा जो ये कहेगा कि मनमोहन सिंह जी ने किसी भी प्रदेश के साथ या किसी भी सरकार के साथ भेदभाव किया होगा। तो कांग्रेस पार्टी हर एक को बराबर लेकर के चलती रही है, इसीलिए प्रदेश में भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, एक एक विषय पर आता हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर, 1 साल में आप बताइए पूरे प्रदेश में घूम करके देख लीजिए, क्या एक भी नए रोड के लिए नींव रखी गई? क्या एक भी नई कोई बिल्डिंग के लिए नींव रखी गई? क्या कोई एक भी नए फ्लाईओवर के लिए नींव रखी गई? मैं ये तो बोलूंगा ही नहीं कि आपने कोई नए फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन किया कि नहीं किया, लेकिन क्या कोई भी नई एक चीज के लिए नींव रखी गई? इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड लेकर के बड़ी बड़ी बातें करके भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी कि कांग्रेस पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस नहीं कर रही है, लेकिन क्या इन्होंने एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कोई भी काम किया? पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा था कि हम लोग सब माताओं को 1000 रुपए से महतारी बंधन का पैसा देंगे, लेकिन जब इनकी सरकार आई तो उसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस आ गई कि ये पात्र है, ये पात्र नहीं है। क्या उसके ऊपर वर्तमान बजट में कुछ आने वाला है कि जिन लोगों को इन लोगों ने अपात्र घोषित कर दिया था, क्या उसके लिए कोई चीज आने वाली है? ये देखने वाली बात रहेगी। तीसरी बात ये रहेगी कि अभी ये जिक्र निकल के आ रहा है कि पानी हर जगह नहीं पहुंच रहा है। किसानों को, वहां की माताओं को, गांव के लोगों को पानी लेने के लिए 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर पैदल चलना पड़ रहा है। हमारी सरकार थी तब हमने एक नारा दिया था, नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी एला बचाना है संगवारी। तो उसका मतलब क्या था? नरवा था नहर, यानी पानी। पानी सबको पहुंचना चाहिए। गांव में जो किसान रह रहा है उसकी बाड़ी को सारी चीजें मिल जाए, उसके पशु को आहार मिल जाए और उसको पशु को रखने के लिए सही गौठान और सही जगह मिल जाए। अगर इन 4 चीज को आप मेंटेन कर लेते हो तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था दुरुस्त हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी हमें कोसती रह गई कि आप लोग जो है इसमें भ्रष्टाचार कर रहे हो, आप लोग इसको ठीक तरीके से नहीं कर रहे हो, लेकिन आज आप देखिए 1 साल बाद यही पानी की समस्या निकल करके आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि अगर आप सही तरीके से पानी नहीं पहुंचाओगे गांव में तो गांव का विकास कैसे होगा? हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं,
क्या यही महिला सशक्तिकरण है कि महिलाओं को 5-5 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ रहा है और वहां से पानी लेकर के सिर्फ दैनिक रोजमर्रा जीवन कैसे ठीक तरीके से गुजरे उसके लिए काम करना पड़ रहा है। तो बजट से मैं फिर कहूंगा कि बड़े बड़े वादे कर देने से चीजें नहीं हो जाती हैं, बड़े बड़े आंकड़े रख देने से चीजें नहीं हो जाती हैं। अगर अंत्योदय की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो वो तब होगा जब वो चीज गांव में अंतिम व्यक्ति कहेगा। अगर अंतिम व्यक्ति ये बात कह रहा है कि मुझे तकलीफ है, अगर अंतिम व्यक्ति ये बात कह रहा है कि मुझे पानी लेने के लिए इतना चलना पड़ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के वादे क्या निकल गए? ये तो सब के सब खोखले हैं। ये बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, वो शिक्षा ले लीजिए। क्या कोई भी नया स्कूल इन लोगों ने 1 साल में स्थापित किया है? बल्कि जो हमारी योजना थी उसका नाम इन्होंने बदल दिया। हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना की, वो नाम बदल के पीएम श्री के अंदर ले गए कि हम उसको पीएम श्री में डेवलप करेंगे। अरे आप ये बता दो कि क्या आपने एक भी अंग्रेजी माध्यम स्कूल चालू किया हो? क्या कोई भी नया आपने ऐसा स्कूल 1 साल में बनाया जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल के अलावा हो और आप कहें कि ये देखिए हमने ये स्कूल बेहतर बनाया है? कुछ भी नहीं। न शहर में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क है, न नेशनल कैपिटल रीजन की जैसे स्टेट कैपिटल रीजन की जो इन्होंने बात कही थी, एक भी नई बिल्डिंग का नया रायपुर में इनॉग्रेशन हुआ है क्या? मुझे बता दें। बल्कि जो रियल एस्टेट सेक्टर कांग्रेस के समय दौड़ रहा था, आज वो रियल एस्टेट सेक्टर रुक चुका है। आज आप एक एक रियल एस्टेट व्यापारी से जाकर के, प्रदेश के किसी भी रियल एस्टेट व्यापारी से जाके आप बात कीजिए, वो कह रहा है मंदी की सरकार आ गई है, माल में बिकवाली नहीं है, जैसे के तैसे खड़े हुए हैं, लोगों के फंड जाम हो चुके हैं। मैं पूछना चाह रहा हूं कि 1,50,000 करोड़ से भी बड़ा बजट बना रहे हैं, खुश कौन है? महिलाएं खुश नहीं है, गांव के लोग खुश नहीं है, व्यापारी वर्ग खुश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा तो मुझे कोई खुश नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, प्रवीण जी से जवाब लेंगे आपके बहुतेरे सवालों का। नायक साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे एक सवाल लूंगा, उसके बाद प्रवीण जी आप जवाब देना। नायक साहब, प्रदेश के सर्वांगीण विकास की बात हो रही है, विचारधारा की बात हो रही है। जोगी कांग्रेस ने भी प्रदेश की आर्थिक परिस्थितियों को देखा समझा, सामाजिक परिस्थितियों को देखा, जिन सुदूर ग्रामीण अंचलों में विकास की बहार को देखना चाहिए हमें आपको सबको, कि उन जगह पर जल जीवन मिशन के तहत पानी पहुंचना चाहिए। सड़क की यहाँ पर बात हो रही है, शिक्षा की, स्वास्थ्य की। तो अभी जो आर्थिक परिस्थितियां हैं, सामाजिक परिस्थितियां हैं, बजट को लेकर, वित्तीय प्रबंधन को लेकर आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? देखिए सोनू जी, आज मैं सुबह जब अखबार पढ़ा तो सबसे पहली लाइन मैंने ये देखा मुख्य पृष्ठ पर कि अब प्रदेश में शराब सस्ती हो गई। बहुत दुख होता है जब हम ऐसे समाचारों को देखते हैं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में माननीय विष्णुदेव साय जी बहुत ही सरल आदिवासी वर्ग से और बहुत गंभीर मुख्यमंत्री है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब वर्ष 2014 में जब सरकार बनाई सेंट्रल में, तो उनका मुख्य जो मुद्दा था वो महंगाई था, कि महंगाई को उन्होंने डायन का जो है ना संज्ञा दिया था। और पूरे देश भर में महंगाई के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया और देश की जनता ने बहुत उम्मीद के साथ कहीं ना कहीं उन्हें सरकार पर बैठाया। लगातार उनकी सरकार चल रही है। छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं कि जो शराब है ये बहुत बड़ा मुद्दा बना। पूर्ववर्ती जो भूपेश बघेल जी की सरकार थी, उन्होंने भी शराबबंदी की बात की। 5 सालों में उन्होंने शराब बंद नहीं किया। कहीं ना कहीं जनता के साथ धोखा हुआ। वर्तमान में आप देखेंगे, हम ऐसा उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम जो ये जो सरकार है, विष्णुदेव सरकार है, शराब बंदी ना भी करे तो कम से कम शराब दुकानों को तो कम करे। शराब को आप सस्ती कर रहे हैं, जो खाने पीने की चीज है। आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश पांडे जी बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी, मैं सुन रहा था उनको। तो आज जो आम नागरिक है उनको क्या चाहिए? उनकी थाली का जो बजट है आप देख सकते हैं वो पूरा गड़बड़ा गया है। जो गरीब है, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, दिन भर में से जो मजदूरी करते हैं वो उनको महंगाई का सामना करते हुए वो और भी निर्धन होते जा रहे हैं। जो अमीर है वो अमीर हो रहा है, जो गरीब है वो गरीब हो रहा है। पेट्रोल की आप महंगाई देख सकते हैं, लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है। अब शराब आप सस्ती करते हैं तो इसका जो दुष्प्रभाव पड़ेगा, कहीं ना कहीं एक सामाजिक बुराई है। लोग शराब का सेवन ज्यादा करेंगे। पहले इसी से ही कहीं ना कहीं आपराधिक जो घटनाएं हैं शहर में बढ़ी हुई है। लगातार आप देखेंगे, एक एडवोकेट होने के नाते मैं बता सकता हूं कि आबकारी के मामले बढ़े हुए हैं, एनडीपीएस के एक्ट के मामले बढ़े हुए हैं। उसका कहीं ना कहीं जो दुष्प्रभाव है वो किस पर पड़ता है?
हमारे शहर पर पड़ता है, जो गरीब झुग्गी बस्तियों में रहने वाले हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उन पर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं सरकार का ये होना चाहिए कि किस पर हम ऐसी नीतियां बनाए जिससे सीधे आम जनता को कैसे लाभ पहुंचे, कैसे उनको बिजली, पानी, सड़क, उनकी जो आर्टिकल 21 में जो भारत का संविधान जो उनको गारंटी देता है, जो है उनको कैसे उनको अधिकार मिले। जब तक सरकार की नीयत ऐसी नहीं रहेगी तब तक हम कितना भी बड़ा बजट बना ले और कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करें वो पूरा नहीं हो सकता। फिर भी हम उम्मीद करते हैं सरकार से, उम्मीद करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। नीचे से ऊपर तक कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पार्लियामेंट से लेके पंचायत तक इसके होर्डिंग भी लग रहे हैं, हम देख भी रहे हैं, हमें खुशी भी होती है। चलिए कम से कम देश में नीचे से ऊपर तक ट्रिपल इंजन की सरकार हमारे छत्तीसगढ़ में है। हमें उम्मीद है कि ये जो सरकार, हम सकारात्मक बातें करेंगे, जहां पर सरकार गलत करेगी तो निश्चित रूप से उसका विरोध भी किया जाएगा। लेकिन हम ऐसी उम्मीद करते हैं, आज की तारीख में भी उम्मीद करते हैं जो ये बजट आने वाला है कुछ ऐसा हो। अभी तक कोई भी ऐसा 1 साल के अंदर में कोई उपलब्धि देखने को नहीं मिलता भारतीय जनता पार्टी के खाते में, लेकिन हम ये सरकार, हमारी सरकार है, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार से कि ऐसा कोई बजट ये पेश करे जिससे आम नागरिकों के, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले जो अंतिम व्यक्ति हैं उन तक मिले। हमें ऐसा कोई समाचार देखने ना मिले कि 77 साल के बाद भी आज लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रहा है। और ये बातें मैं एक प्रमुख समाचार पत्र से मैं पढ़ा था, उसको पुनः दोहराऊंगा। मैनपुर ब्लॉक के ग्राम जो अमलीपदर के अंतर्गत केसरसील गांव में, जहां पर पहाड़ी के नीचे उतर के महिलाएं वहां से पानी लेकर के 2 किलोमीटर फिर ऊपर चढ़ के जाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजों को स्वतः ही संज्ञान लिया जाना चाहिए सरकार को और त्वरित ही इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, तब जाकर के हमारा देश आगे बढ़ेगा, छत्तीसगढ़ विकसित होगा और भारत विकसित होगा। बिल्कुल, आप चारों मेहमानों के पास मैं आऊंगा। इस बीच डिप्टी सीएम हैं अरुण साव, बजट को लेकर बीएसटीवी से खास चर्चा कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो आप पहले सुनिए, देखिए। तो ये एक्सक्लूसिव है। तेज गति से हम आगे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये डिप्टी सीएम अरुण साव थे जो बता रहे थे कि विकसित छत्तीसगढ़ को लेकर के जो काम, जो कल्पना छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है उसकी नींव ये। तो विकसित छत्तीसगढ़ की कल्पना को साकार करने के लिए बजट महत्वपूर्ण होगा, डिप्टी सीएम अरुण साव का भी यही कहना है। प्रवीण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, जो नायक साहब के सवाल हैं, रवि जी के सवाल हैं, उनका भी आप जवाब दीजिएगा। और सवाल ये भी जो प्रकाश जी ने किया था कि सरकारी क्षेत्र में नौकरी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की संभावनाएं कैसे स्थापित की जा सके, उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो जल जीवन मिशन के तहत सरकार हर घर तक पानी पहुंचाने का काम कर रही है, उसकी स्थिति भी आप बताइएगा। सरकार की 1 साल की उपलब्धियों पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। जो रवि जी ने सवाल किया, नायक साहब ने सवाल किया कि आपने 1 साल के भीतर क्या किया, एक ईंट आपने नहीं लगाई। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं प्रारंभ करूंगा कि जब दिसंबर 23 में हमने सत्ता प्राप्त की तब हमारे पास लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, जिसमें 50,000 से अधिक करोड़ का कर्जा तो केवल 5 साल में कांग्रेस पार्टी ने लिया था। तो विरासत में हमको बहुत बड़ा बोझ कर्जे का मिला था। उसके बावजूद हमने जितने वादे किए थे उसमें से अधिकांश पूरे हो गए हैं। जिस प्रकार हमने दावा किया था, वादा किया था महिलाओं को कि प्रत्येक पात्र महिलाओं के खाते में हम 1,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे, हमने आज पर्यंत तक प्रत्येक पात्र महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए भेजा है और आगे भी भेजते रहेंगे। हमने वादा किया था कि जैसे हमारी सरकार बनेगी हम 25 दिसंबर 2023 को 3716 करोड़ रुपए 2 साल का बकाया बोनस देंगे। हमने 25 दिसंबर 2023 को 2 साल का बकाया बोनस दिया, जो कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। हमने वादा किया था कि प्रत्येक किसानों के खाते में हम 3100 रुपए की दर से हम जो है धान का पैसा पहुंचाएंगे। हमने बकाया 2 साल तक निश्चित रूप से उनके खाते पैसा पहुंचा दिया है और आने वाले वर्षों में भी पहुंचाएंगे। और देखिए, हमने वादा किया था कि तेंदुपत्ता संग्राहकों को हम जो है उनकी जो मानक दर में जो वृद्धि करते 5500 की दर से मानक दर से हम खरीदारी करेंगे, हम वो भी कर रहे हैं। हमने वादा किया था कि भूमिहीन कृषि मजदूर है उनको हम पैसा पहुंचाएंगे, तो उनके खाते में भी पैसे पहुंचा रहे। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो प्रत्यक्ष रूप से हितग्राही के खाते में पैसा पहुंचा रहे हैं, वो भी तब जब हमारे प्रदेश पर विरासत में बहुत बड़ा कर्जे का बोझ था। ये सब होना, उसके बावजूद इतना पैसा खाता में डायरेक्टली पहुंचाना, और वर्तमान में भी हम कहें उसके बावजूद प्रदेश में अगर
अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो अर्थव्यवस्था में वृद्धि करना, विकास की गति को आगे बढ़ाना, यह दिखाता है कि निश्चित रूप से ओपी चौधरी जी एवं विष्णुदेव जी के नेतृत्व में विकास की गति निश्चित रूप से आगे बढ़ रही है। हम बार बार कह रहे हैं कि विकास की गति को हमने इसलिए आगे बढ़ाया क्योंकि हमने जनता के हित में काम कराया। अगर मैं टोटल बात करूं तो ओवरऑल 81,000 करोड़ से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से, अन्य योजनाओं के माध्यम से हितग्राही के खाते में डायरेक्टली पहुंची है। जब ये राशि डायरेक्टली पैसा पहुंचा इन खातों में तो निश्चित रूप से जनता के पास पैसा पहुंचने के माध्यम से मार्केट में पैसा आया और अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी। तो देखिए, और महत्वपूर्ण विषय जो आप कह रहे हैं कि जब ये पैसा पहुंचता है तो निश्चित रूप से रोजगार का सृजन होता है। और देखिए, हमने बात की, देखिए आईटी क्षेत्र में भी काम हो रहा है। और एक महत्वपूर्ण विषय जो भगवानों जी और आप उठा रहे हैं उस विषय को मैं सम्मान करता हूं कि किसी क्षेत्र में यदि पानी की व्यवस्था है तो उस क्षेत्र को हम स्वीकार करते हैं, उस क्षेत्र में हम काम करेंगे। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि वो व्यवस्था वहां पर नहीं थी। अगर व्यवस्था दिख रही है तो इस पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता होते के नाते मैं स्वीकार करता हूं कि व्यवस्था है और उस क्षेत्र में सरकार काम कर रही है। लेकिन जल जीवन के विषय, जीवन जो मिशन है उसके अंतर्गत लगातार सरकार काम कर रही है, लगातार उस क्षेत्र में काम हो रहे हैं और बजट का आवंटन पिछले बार से बहुत अधिक आवंटन हुआ था। और देखेंगे प्रत्येक गांव में आज नल की व्यवस्था हो चुकी है। तो लगातार देखिए, अगर पिछले 5 सालों की हम बात करें जब कांग्रेस की सरकार थी, इस क्षेत्र में काम नहीं हुआ था। राष्ट्रीय औसत के दर से अगर हम बात करें तो कांग्रेस के कार्यकाल में यह दर बहुत पिछड़ा हुआ था। लेकिन 1.5 साल की, 1.25 साल की जो सरकार है, हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। शिक्षा की हम बात कर ले, जो बार बार ये कह रहे थे कि भैया देखिए पीएम श्री के अंतर्गत नए स्कूलों को हमने चयन किया है, एक भी स्कूल को बंद नहीं किया। कांग्रेस के कार्यकाल में तो लगभग सैकड़ों स्कूलों को बंद कर दिया गया। हमारे 1 साल के कार्यकाल में तो हमने लगभग 200 से अधिक अतिरिक्त स्कूलों को पीएम श्री यानी जो प्रधानमंत्री स्कूल की जो योजना है उसके अंतर्गत अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने के लिए हमने उसको क्रियान्वित किया है। और तो देखिए, इनके अगर हम बात करें कांग्रेस के कार्यकाल में स्वामी आत्मानंद स्कूल का नाम तो दिया हुआ था लेकिन केवल बिल्डिंग का रंग रोगन किया गया था। कोई भी अगर बात करते बता दीजिए कि मुझे अलग से सेटअप क्या था क्या किसी शिक्षा की व्यवस्था के लिए, कोई व्यवस्था नहीं की थी। हमारे इस अंतर्गत जैसे हमने सरकार बनाई, हमने सबसे पहले स्वामी आत्मानंद स्कूल को शिक्षा विभाग के अधीन किया। कोई विशेष जो बजट नहीं था, हमने उसको शिक्षा विभाग के अंतर्गत कर दिया है। देखिए, पिछले बार केवल जो रंग रोगन था, हमने वहां बकायदा सुविधाएं उपलब्ध कराई है। वहां पर बेंचेस नहीं थे, हमने बेंच उपलब्ध कराए, टीचर्स की उपलब्धता हो रही है, लगातार भर्तियां हो रही है। और अगर बात करें तो देखिए, पुलिस के क्षेत्र में लगभग 7,000 से अधिक आरक्षक की भर्तियां जो प्रारंभ हो चुकी है। तो प्रत्येक क्षेत्र में व्यवस्थाएं हो रही है। और जो इनका जो मूलभूत नारा था ना कि नरवा गरवा गुरवा उबारी, देखिए ये छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, इन्हीं 4 क्षेत्रों में बम्पर भ्रष्टाचार कांग्रेस की सरकार ने किया था। और इस भ्रष्टाचार को जब हमने रोका तो निश्चित रूप से यही पैसा जनता के खाते में आज पहुंचकर इस प्रदेश का विकास हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, रवि जी से जवाब हम लेंगे। रवि जी, कर्ज का बोझ विरासत में कांग्रेस ने दिया, उसके बावजूद भाजपा की सरकार ने क्या काम किए, प्रवीण जी ने आपके सामने गिना दिए हैं। दूसरी बात यह कि कांग्रेस के शासन में किस तरह से प्रदेश पिछड़ा है, ये भी आप बताइए। सैकड़ों स्कूल बंद हो गए, सीधा सवाल है। सोनू जी, एक एक करके विषय पर आऊंगा जी। स्कूल बंद हो गए, मुझे बताइए कौन सा स्कूल बंद हुआ है, मेरे सामने रखिए कि ऐसा कौन सा स्कूल था जो बंद हो गया है, जो इनके समय में चल रहा था। अगर ये कह रहे हैं तो मैं आपको इसके विपरीत बताता हूं कि बस्तर में बंद पड़े स्कूलों को हमने चालू करवाया। वहां पे करीब 400 से ज्यादा स्कूल ऐसे थे जो बंद पड़े चले आ रहे थे, उसको हम लोग चालू करवाए। जब वहां पर हमने ऐसा माहौल क्रिएट किया जिससे वहां के ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने की जब हमने बातें कही, उनकी कृषि उपज को कीमत हमने बढ़ाई, तो धीरे धीरे वहां एक अनुकूल वातावरण बना और उसके बाद वो बंद पड़े स्कूल भी चालू हो गए। और हमने 800 से ज्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूल पर फोकस किया। हमने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की जो स्थापना की थी, हमने धीरे धीरे जर्जर पड़े स्कूलों को चालू कराया। जहां पर दीवारें गिरनी शुरू हो गई थी उसको ठीक कराया, एक हाई लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, हाई लेवल की लाइब्रेरी बनाई। मैं खुद पर्सनली कई स्कूल घूम करके आया हूं। बेहतरीन, आपको ऐसे लगेगा कि जैसे डीपीएस स्कूल होता है उससे बेहतर हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की
ठीक है, अब उसके बाद हमारी सरकार चली गई, टफ पीरियड था, कोरोना था, उसके बाद भी हमने विकास जारी रखा और आज हमारी सरकार चली गई। लेकिन एक वर्ष में भारतीय जनता पार्टी क्या कर पाई है? शिक्षा विभाग में कोई भी ऐसा एक काम नहीं है जो हम ये लोग कह सके कि हाँ इन्होंने अपने दम पर किया है। जो भी चीज हुई, नाम बदल दिया कि उसको पीएम श्री के अंदर ला दिया, उसको इस विभाग से निकाल के उस विभाग में ला दिया। ये क्या होता है? पहले भी स्कूल चल रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले भी डेवलप हुआ था। अगर आप उसको एक विभाग से दूसरे विभाग में लेके आ जाएंगे तो ये कोई विकास नहीं होता। बात तब होती है कि एक समय ऐसा होता था कि साइकिल से लोग स्कूल जाते थे, और एक जब कांग्रेस की सरकार बनी तो ये भी हो गया कि कार से लोग सरकारी स्कूल में जाना शुरू कर दिए। बोले कि भैया सरकारी स्कूल की सुविधाएं जो है वो प्राइवेट से बेटर हो गई है। ये विकास के पैमाने होते हैं जिस पर हमने काम किया था। दूसरी बात आपने वित्त की कही कि कांग्रेस ने विरासत में इनको कर्जा दिया। मैं पूछ रहा हूं, अभी इन्होंने ही कहा कि 50,000 करोड़ के आसपास का कर्जा कांग्रेस पार्टी ने लिया था, टोटल कर्जा 1 लाख करोड़ के ऊपर है, तो बाकी 50,000 करोड़ तो इन्हीं की सरकार चली ना। 15 वर्ष तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसने कर्जा लिया। और इन लोगों ने क्या बातें कही थी सोनू जी, डबल इंजन की सरकार, कि इन लोगों ने कहा था कि अगर इनकी सरकार प्रदेश में बनेगी तो बगैर कर्जे के ये लोग जो है केंद्र सरकार से सपोर्ट लेकर के आ जाएंगे। इन्होंने कहा था मोदी जी की गारंटी को ये लागू करेंगे। अगर मोदी जी की गारंटी है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी है, स्टेट में भी बीजेपी है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई किसी चीज का अगर इन लोगों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो कर्जा क्यों ले रहे हैं? ऐसे समय में तो केंद्र सरकार को इनको फंड दे देना चाहिए। अगर इनको फंड की जरूरत पड़ रही है तो फंड तो इनको मिल नहीं रहा है, ये कर्जे में कर्जा लिए पड़े हैं। एक साल में 22,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा ले लिए। मैं पूछना चाहता हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से, वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हुए हैं हमारे प्रकाश पुंज भैया, मैं समझना चाहता हूं कि ये किस प्रकार की डबल इंजन सरकार है कि जहां इनकी केंद्र की सरकार, इनकी राज्य की सरकार को फंड नहीं दे रही है, इनकी केंद्र की सरकार राज्य सरकार को कह रही है कि अगर पैसा चाहिए तो जाकर के कर्जा ले लो। ये किस तरीके का डबल इंजन है? मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। एक तरफ तो केंद्र से राज्य सरकार कहती है कि मोदी की गारंटी पूरी करेंगे, तो मोदी तो देश के प्रधानमंत्री है ना, जब उनकी गारंटी पूरी कर रहे हो तो कर्जा क्यों ले रहे हो? और अगर कर्जा ही लेना था तो डबल इंजन की झूठी और भ्रामक बातें जनता के बीच में क्यों फैलाए हो? हर जगह विरोधाभास है। जब ये सत्ता के इधर आ जाते हैं तो बातें बदल जाती हैं, सत्ता के उधर रहते हैं तो इनकी बातें अलग रहती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि वित्तीय मामले में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने कोई करिश्मा नहीं किया, कोई नई चीज करके नहीं दिखाई है। शिक्षा के मामले में पूरी तरीके से फेल है। इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी इन्होंने इतने बड़े बातें कही प्रवीण जी ने, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि कुछ बताने के लिए है ही नहीं। जब कुछ बताने के लिए है ही नहीं तो कहेंगे क्या? मैं इनकी मजबूरी, इनकी तकलीफ समझ सकता हूं कि आखिर एक प्रवक्ता है, टीवी में बैठेंगे तो वो अपनी बात कहेंगे, लेकिन जब इनकी सरकार ने कुछ किया ही नहीं है तो आखिर बताएंगे क्या, गिनाएंगे क्या? इनके पास गिनाने के लिए कुछ है ही नहीं। तो मैं यही कहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो ये भूल गए हैं, शायद इस बजट में याद करें और वाकई में उसके ऊपर फोकस करें, तो हमारी प्रदेश की जनता से जो ये वादे किए थे वो जनता भी उम्मीद करके बैठी है कि कुछ तो उनको मिलेगा। अभी तो जनता इंतजार ही कर रही है। बिल्कुल, आप चारों के पास मैं आऊंगा। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी बजट को लेकर आ रही है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने क्या कुछ कहा है बजट को लेकर, विकसित छत्तीसगढ़ के सपने को लेकर, सभी वर्गों के ध्यान रखने को लेकर। पहले आपको सुनवाते हैं, उसके बाद फिर चर्चा शुरू करेंगे। और डिप्टी सीएम अरुण साव हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कितना खास ये बजट छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, कितनी राहत? विष्णुदेव साय जी की सरकार का आज बजट प्रस्तुत होने वाला है, तो निश्चित रूप से बजट विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का बजट होगा, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने वाला बजट होगा। और हम इस वर्ष को, ये वर्ष हमारा रजत जयंती वर्ष है, रजत जयंती वर्ष को ध्यान में रखकर विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का बजट होगा। इस वर्ष को हमने अटल निर्माण वर्ष घोषित किया है, उसकी झलक आपको बजट में दिखेगी। और छत्तीसगढ़ में विष्णु का सुशासन और अटल मोदी जी की गारंटी को पूरा करने वाला ये बजट होगा। सर, एक विकसित छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, कितना जल्दी ये सपना साकार होता हुआ नजर आएगा? हमने विजन 2047 बनाया है, उसको ध्यान में रखकर तेज गति से हम आगे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये डिप्टी सीएम अरुण साव थे जो बता रहे थे कि विकसित छत्तीसगढ़ को लेकर के जो काम, जो कल्पना
छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है उसकी नींव ये बजट है और सभी वर्गों को ध्यान में रख के इस बजट को बनाया गया है। अब कुछ देर के बाद जब बजट पेश होगा तो सभी चीजें सामने आ जाएंगी, किस वर्ग को कितनी राहत मिली है। कैमरामैन मनीष मिश्रा के साथ रायपुर से BSTV के लिए शिवम दुबे। बिल्कुल, तो चारों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बजट पर चर्चा हो रही है। सवाल प्रकाश जी आपसे है, विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में ये बजट कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि सरकार ने अटल वर्ष घोषित किया है। आपके क्या सुझाव हैं महंगाई कम करने को लेकर? सरकार को क्या कुछ बजट में प्रावधान करना चाहिए? शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ सुझाव देंगे आप सरकार को बजट को लेकर? सुझाव से पहले और सवाल जो आपने किया उससे पहले, यहाँ हम 5 लोग बैठे हैं, मैं आप चारों से सवाल करता हूं कि क्या हम में से कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को शराब पीने की शिक्षा देगा? पहली बात जी। दूसरी बात, यहाँ कर्जे की बात हो रही थी जी। कर्जे की बात जब पता था कि आपको कर्जा है तो ये रेवड़ियां क्यों बांट रहे हैं आप? और पार्टियां वादा करके सत्ता में आ रही हैं, सत्ता में आने के बाद वो सरकार का पैसा होता है, मतलब जनता का पैसा होता है। जनता के पैसे को आप फ्री में किसी को देने के बजाय अगर महिलाओं को, किसानों को, युवाओं को सशक्त करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई योजनाएं आप चलाते तो मुझे लगता है कि आपकी सरकार कभी नहीं जाती। वो कांग्रेस हो या भाजपा हो या जनता कांग्रेस हो, किसी की बात कर रहा हूं मैं जी। क्योंकि अजीत जोगी भी कांग्रेस के शासन में वो मुख्यमंत्री थे, इसलिए मैंने वो बात किया। दूसरी बात, ऐसा कौन सा विकास होता है कि शराब जनता को पिलाकर उसके रेवेन्यू से उन्हीं का विकास करना? शराब के कारण कितने घर टूटे हैं और कितने क्राइम होते हैं, क्या ये आंकड़े किसी से छुपे नहीं है? यहाँ अधिवक्ता भगवान नाग बैठे हैं, उनके बाद दिन रात ऐसे डाइवोर्स के केसेस आते होंगे जो शराब पीने के कारण होते होंगे। भगवान जी आप बता सकते हैं मेरी बात अगर गलत हो तो। दूसरी बात, शराब कौन से धर्म में शराब को अच्छा माना गया है? और यहाँ तो धर्म के ऊपर राजनीति है, यहाँ धर्म आधारित राजनीति पे वोट मिल रहे हैं। तो ये तो समाज के सामने हम क्या उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं? हमारे बच्चे क्या सीखेंगे कि सरकार स्वयं ही शराब बेच रही है? भाजपा की सरकार ने शराब बेचना सिखाया, उसको शराबबंदी का वादे से मुकर के कांग्रेस सरकार ने उसको 2 हाथ आगे और बढ़ाया। और अभी लॉकडाउन की बात हो रही थी, कोविड की, कि हमने बहुत संभाला। लॉकडाउन में 3 महीने शराब की दुकानें बंद थी, अनाज सिर्फ खुला था, तो खाना खा के आदमी जिंदा रहा, मरने की कोई खबर नहीं आई अगर आप बता दें BSTV पे तो। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील मिली, यहाँ होम डिलीवरी शराब पहुंचाने की बात सामने आ गई, यहाँ पे ठेके खोल दिए गए। वही मजदूर जिनको स्वयंसेवी संस्थाएं मदद कर रही थी कि इनके पास अनाज नहीं है, चप्पल नहीं है, वो उनके पास कहां से पैसा आ गया शराब के लाइनों में लग के शराब पीने के लिए? देखिए, सरकार की इच्छा शक्ति रहेगी तो एक स्वस्थ और सुंदर समाज की परिकल्पना के साथ साथ उसको हम बना सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, शराब से रेवेन्यू ज्यादा आता है तो शराब पिलाओ। अरे ये दुर्भाग्य है, ये हम अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। आज पीड़ा होगी, लोग बोलते हैं ना नोटबंदी हुई तो परिवर्तन हुआ तो थोड़ी सी पीड़ा झेलनी पड़ेगी। अरे तो एक बार और झेल लेंगे। लेकिन जो ये एक गंदी लत है वो इस समाज से हमेशा हमेशा के लिए इसको हम विदा कर सकते हैं। गांधी जी ने भी कहा था कि शराब की एक भी दुकानें इस देश में नहीं होनी चाहिए। हम कौन से गांधी जी को सिर्फ नोट पे देख रहे हैं, उनके चश्मे को देख रहे हैं, पर उनके चश्मे से जो विजन दिखा था उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं पानी की बात पे। दोनों पार्टियां एक दूसरे पे आरोप लगा रही हैं, इसमें तीसरी पार्टी भी बैठी है। मुझे ये बताइए, 25वें साल में हम छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद 25वें साल में हमने पदार्पण किया है। 25 साल में पानी हम नहीं पहुंचा पाए और आजादी के 76 साल बाद भी जहां अधिकतम शासन अलग अलग सरकारों का था, कांग्रेस का भी था, बीजेपी का भी था, सबका रहा, क्या हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने पे अपने आप को विश्व गुरु बोल रहे हैं? क्या हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? क्या किसी भी बजट में ये प्रावधान नहीं है कि हम सबसे पहले
कोई भी व्यक्ति शुद्ध जल के लिए जो तड़प रहा हो उसको शुद्ध जल पहुंचाया जाए। क्या हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि प्रसूति के लिए महिलाओं को चारपाई पे टांग के नदी पार करा के एम्बुलेंस तक पहुंचाया जा रहा है, उसमें कई लोग की मृत्यु हो जा रही है, क्या हम स्वास्थ्य सुविधाएं वहां तक पहुंचाए, ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है? अब इसके ऊपर कई लोग अपनी अपनी बातें रखेंगे जी, लेकिन सत्य यह है कि इस चीज से कोई भी मुंह नहीं मोड़ सकता है। शराब पिला के व्यक्ति का कौन सा उत्थान हो रहा है, मुझे तो समझ से परे है। बिल्कुल प्रकाश जी, बहुत महत्वपूर्ण रेलिवेंट सुझाव आपने दिए हैं। सरकार को, विपक्ष को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ इस पर काम करना चाहिए। फिलहाल समय की कमी है, समय का अभाव है। चर्चा को यहीं विराम देते हैं।